द रेडवर्क कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज, किसी भी हाइड्रोजन या किसी भी एटम के लिए रेडवर्क कांस्टेंट अगर फाइंड करना है तो प्रोसेस क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल फंडामेंटल इक्वेशन पे चलेंगे। तो पहली इक्वेशन ये थी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का एम वी आर वो एन एच अपॉन टू पाई होता है, पहली इक्वेशन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दूसरी इक्वेशन थी फोर्स बैलेंस की, और उसमें बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बैलेंस हो रहा था, तो के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, एक आर से एक आर कैंसिल कर लेते हैं, इस आर को यहाँ ले आते हैं, तो ये कितनी क्या इक्वेशन बन जाएगी, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन से इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। ये अगर ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट कर रहे हैं ताकि v मिल जाए आपको। इसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट करने का v मिल जाएगा आपको, और v क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू टू पाई, ये v मिल गया। और जब v मिल जाएगा तो हम काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर करके। काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखना जरूरी है अभी समझ में आएगा आपको जब हम हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है जिसको हम 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कहते हैं, वो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कहते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है। तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, और इसमें ये जो 13.6 वाला टर्म है ये होता है आर एच सी। ठीक है, तो ज़रा वी की वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा के स्क्वायर, जेड की जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बनेगा। तो अगर हम इसको इस पहले वाले टर्म को इस आखिरी वाले टर्म से कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो 13.6 जिसको हम आर एच सी भी कह सकते हैं, वो किसके बराबर आ जा रहा है, वो आ रहा है आपका के स्क्वायर ई टू पावर 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन 2 टाइम्स एच स्क्वायर। 2 से कैंसिल करेंगे 4 को तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ से रेडवर्क कांस्टेंट निकालना तो एच सी से इधर ला के डिवाइड कर देंगे। तो जो रेडवर्क कांस्टेंट होता है आर, वो आपका मिल जाएगा के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर एम ई टू पावर 4 अपॉन नीचे आएगा एच क्यूब इंटू सी, ये आएगा रेडवर्क कांस्टेंट। ठीक, और इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली वो क्या है कि ये जो 13.6 होता है हाइड्रोजन एटम में, इसकी वैल्यू होती है आर एच इंटू सी। तो जो आपका आंसर मैच करेगा वो मैच करेगा आपका ये डी पार्ट, डी पार्ट आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही है, और वो किसके बराबर होता है, एन टाइम्स एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट का मतलब एन कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एच अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ सोडियम एटम, सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी v है, तो फिफ्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। तो जो वेलोसिटी होती है वो आपकी z बाई एन के प्रोपोर्शनल होती है, और z सोडियम का होगा जो भी होगा, लेकिन मेन बात यह है कि ये n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एटम तो हम बदल नहीं रहे हैं, पहले केस में भी सोडियम है, दूसरे केस में भी सोडियम होगा। तो आपके सेकेंड ऑर्बिट में जो है वो वेलोसिटी v है, तो फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी होगी, तो v2 अपॉन v5 इज इक्वल टू बन जाएगा 5/2, इनवर्स रिलेशन है। तो v2 तो v है और v5 आपसे पूछ रहे हैं, तो ये 5/2 हो जाएगा, तो v5 जो आपका आ रहा है वो 2/5 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन द फर्स्ट टू द फोर्थ एनर्जी स्टेट्स आर 3। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन फर्स्ट से 4 में जाने में 3 ही होंगे, डायरेक्ट वाली काउंट करे जाते हैं, तो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, या फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, या फर्स्ट से फोर्थ में जाएगा। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन तो डायरेक्ट वाले ही काउंट करे जाते हैं, तो वो सिर्फ 3 होंगे। लेकिन एमिशन ट्रांजिशन कितने होंगे, तो एमिशन ट्रांजिशन बहुत सारे हो जाएंगे,
ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फोर्थ से थर्ड में आएगा या फोर्थ से सेकंड में आएगा या थर्ड से सेकंड में आएगा, ये सब एमिशन में आएंगे। तो अगर एन एनर्जी स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही हो तो टोटल नंबर ऑफ एमिशन ट्रांजिशन होते हैं n(n-1/2)। तो 4 एनर्जी स्टेट इन्वॉल्व हैं, 4 इंटू 3/2, तो ये 6 हो जाएंगे। टोटल एमिशन ट्रांजिशन कितने बन जाएंगे आपके? 6। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका ये 79 को हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मेक्स इट ट्रांजिशन फ्रॉम n1 टू n2। n1 एंड n2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द टू स्टेट्स। बढ़िया है, n1 से n2 में जा रहा है, कोई हाइड्रोजन एटम जो है n1 से जंप करके कहाँ जा रहा है? n2 में। और कह रहे हैं टाइम पीरियड जो पहले में था, मान लिया t1, दूसरे में हो वो t2, तो टाइम पीरियड जो है वो इनिशियल स्टेट का जो टाइम पीरियड है वो 8 गुना है सेकेंड स्टेट के। ठीक, और टाइम पीरियड जो होता है वो n के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/n के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। तो टाइम पीरियड अगर 8 गुना है तो ये वाला जो t1 होगा ये दुगना होना चाहिए, इसका जो ऑर्बिट होगा वो दुगना होना चाहिए। मतलब t1 अगर 8 टाइम्स है t2 के, तो इसका ये मतलब हुआ कि n1 जो होगा वो 2 टाइम्स होगा n2 के। अब आप देख लो कि इसमें n1 2 टाइम्स है n2 के, तो सिर्फ एक ही में है, वो है आंसर आपका ए पार्ट। n1 n2 का डबल होना चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड 8 गुना है। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। As per the Bohr model, minimum energy required to remove an electron from the ground state of doubly ionized lithium। डबली आयनाइज लिथियम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो ई एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 Z² ग्राउंड स्टेट की बात चल रही तो एन की वैल्यू 1 है, तो E1 कितना आ जाएगा? लिथियम आयन है, तो -13.6, लिथियम का Z3 होता है 3 का स्क्वायर 9/1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बट प्लस। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। हायर लेवल पे जाने से क्या होता है? तो हायर लेवल में जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है और टोटल एनर्जी भी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, दोनों इंक्रीज करती हैं। काइनेटिक एनर्जी कम होती है जब हम हायर लेवल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। तो ये बनेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू सेकेंड ऑर्बिट की बात चल रही, तो सेकेंड का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और z हीलियम का कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.06 एंगस्ट्रॉम आपको आंसर मिलेगा। बी पार्ट। An ionic atom equivalent to hydrogen atom has wavelength of 1/4 of wavelength of hydrogen lines। ठीक है, द आयन विल बी। ठीक है, तो लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए तो r टाइम्स 1/n1² माइनस 1/n2², लेकिन किसी हाइड्रोजन लैक एटम के लिए बन जाएगा 1/λ बन जाएगा rz², और ये पूरा फैक्टर। तो ये कह रहे हैं कि लैम्डा जो है वो z² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर जो वेवलेंथ्स हैं वो 1/4 हैं तो z की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और t के लिए वो आयन कौन सा होगा? वो हीलियम आयन होगा। ठीक है, वेवलेंथ 1/4 करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 1/4 है, तो z कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए पार्ट। द इलेक्ट्रॉन इन n=1 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बाउंड बाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is required to ionize it। The electron in the n=1 orbit of hydrogen atom is bound by 13.6 electron volt energy is required to ionize it। यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज इट, तो जितनी एनर्जी से बाउंड है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो आयनाइज हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट ही बनेगा। बाइंडिंग एनर्जी आयनाइजिंग एनर्जी एक ही बात होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इतनी दी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच की वैल्यू दी है और आर की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं क्या होगी। तो ये जो 13.6 की वैल्यू होती है ये आर एच सी के बराबर होती है, और एच आपको दिया है, सी आपको याद होता है, तो आर निकालना, तो आर कितना हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपॉन एच कितना है, तो एच है 6.6 इंटू 10⁻34 और सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸8। आराम से सॉल्व करो और आपको वैल्यू मिल जाएगी, सिर्फ ऑर्डर ही पूछ रहे हैं। तो अगर हम इसको सेटल करें तो ये 8 है और ये -34 है, तो ये बनेगा -26। अब -26 जब ऊपर जाएगा तो +26 हो जाएगा, +26 का मतलब ये बनेगा 10⁻7। ठीक, तो ऊपर तो आ रहा है 10⁻7 और जो वैल्यूज़ ये कितनी है, तो ये 13.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.6 इंटू 3। तो ये थोड़ा सा और देख लेना, मुझे लगता है ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा। तो 10⁻7 जो है वो मीटर इनवर्स सही आंसर बनेगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। To explain his theory, Bohr used conservation of angular momentum, conservation of linear momentum, conservation of quantum frequency, conservation of energy। तो बोहर ने जो यूज़ किया था वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं था, वो था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने ये कहा था कि हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी भी ऑर्बिट का। तो इसका नाम कंजर्वेशन नहीं जाएगा, इसका नाम जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक पॉइंट तो ये यूज़ किया बोहर ने, और दूसरा बोहर ने ये कहा कि जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें वो घूम रहा है उसमें एनर्जी डेसिपेट नहीं होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है और वो डेसिपेट नहीं होती है, इसलिए उनका नाम रखा था उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इसलिए उनका नाम क्या रखा था, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो इसका जो आंसर बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 87 है, तो इसमें से तो कोई आंसर ढंग से दिख नहीं रहा। अगर इनमें बेस्ट आंसर मानने की कोशिश अगर हम करें तो वो बी पार्ट नहीं होगा, बी पार्ट में कंजर्वेशन लिखा है जबकि वहाँ होना चाहिए क्वांटाइजेशन। तो इसका बेस्ट आंसर अगर हम मारें इन सब में तो डी पार्ट हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या सोच के, वो ये सोच के कि कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट सोच के, ठीक। लेकिन बेहतर आंसर होना चाहिए था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप ऐसा करो कि बी ऑप्शन में कंजर्वेशन या जितने भी कंजर्वेशन लिखे इन सबको काट के वहाँ पे क्या लिख लो, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, फिर आपके आंसर मैच कर जाएंगे। और क्वांटाइजेशन लिख के फिर आप बी पार्ट आंसर टिक कर लेना इसका। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉलोइंग बोहर्स थ्योरी द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ए ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड द फोर्थ ऑर्बिट। थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट में जाने में एनर्जी कितनी होगी, ठीक। तो थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट में जाने की जो एनर्जी होगी डेल्टा ई, वो आपको मिलेगी 13.6 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, या 3 और 4 के बीच में अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो 0.66 या 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, डी पार्ट। हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व, कितनी लाइंस ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। अब स्पेक्ट्रल लाइन किस में ऑब्जर्व होंगी ये बताया नहीं उन्होंने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कि एमिशन स्पेक्ट्रा में। अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो ग्राउंड स्टेट से 4 तक जाने के लिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में सिर्फ 3 लाइन एब्जॉर्ब मतलब आएंगी, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रा में तो वो होता है n(n-1)/2, तो 4 × 4-1 3/2 करेंगे तो 6 आएंगी आपकी एमिशन स्पेक्ट्रा में, और 3 लाइन्स आएंगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो इसमें यही नहीं बताया गया है कि किसके लिए पूछ रहे हैं, एमिशन के लिए पूछ रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन के लिए पूछ रहे हैं। तो करेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, इसमें एमिशन लिख देते हैं। फिर एमिशन स्पेक्ट्रा में कितनी लाइन्स आएंगी, तो वो 6 लाइन्स आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में रेडियस है 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन इट इज फाउंड टू हैव रेडियस ऑफ 21.2। तो ये रेडियस 4 गुना हो गई है, 4 गुना हो गई, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट डबल हो गया होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो n² के प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले अगर n = 1 में था तो अब वो n = 2 में पहुंच गया होगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। रेडियस आपको पता लग रहा है 4 गुना हो गई है, 5.3 × 4 करेंगे तो 21.2 आ जाएगा। तो रेडियस 4 गुना हो गई है, इसका मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डबल हो गया होगा। तो पहले अगर 1 था तो अब 2 हो गया होगा। आंसर विल बी बी पार्ट। The energy of a hydrogen atom in its ground state is -13.6 electron volt. The energy of the level corresponding to quantum number n = 2. ग्राउंड स्टेट की दी है और n = 2 की पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, -13.6/n², ये होता है।
तो अगर आप n इक्वल टू 2 डालोगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर बनेगा आपका। When hydrogen atom is in first excited level, its radius is 1/2 कि 1/4 कि 4 गुना इज ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है हम n इक्वल टू 2 में, और ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 1 में। तो यहाँ अगर रेडियस r0 है तो यहाँ रेडियस 4r0 होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो n को अगर हम डबल करेंगे तो रेडियस आपकी 4 गुना हो जाएगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस ग्राउंड स्टेट की रेडियस की 4 गुना होगी, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। फोर्थ से सेकंड की वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू होता है r टाइम्स 4 से सेकंड, मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ। और हीलियम में पूछ रहे हैं तो साथ में z स्क्वायर भी होता है यहाँ पे, और हीलियम का Z2 है तो उसकी वेवलेंथ 1/4 हो जाएगी। तो 20/4 करेंगे तो मेरे हिसाब से आंसर बनेगा आपका ए पार्ट। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाइड्रोजन की आपको दी हुई है और हीलियम की पूछ रहे हैं, तो लैम्डा Z स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हीलियम का Z2 होता है, Z स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हीलियम में जो वेवलेंथ आएगी वो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की 1/4 आएगी। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में है तो मिनिमम तो इतना चाहिए कि ये सेकंड में पहुंच जाए। तो उसके लिए एनर्जी कितनी लगती है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है। तो एक्साइटेशन एनर्जी अगर 10.2 है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 वोल्ट हो जाएगा। तो मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल ग्राउंड स्टेट में 10.2 तो चाहिए ही चाहिए आपको।